व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो और कितना आपके अंदर टैलेंट है, सब कुछ कैलकुलेट बहुत जल्दी इसका एक आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 21 से लेकर हम आज करने वाले हैं 40 तक। ठीक है, तो 21 टू 40 तक हमारा टारगेट होगा। चलो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग इंपॉर्टेंट टाइम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट। इनमें से कौन सी ऐसी है जिसकी कोई ऐसा यूनिट होती ही नहीं। तो भाई देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। ये पॉलिंग स्केल पे आपका 0 से 4 तक होता है। यू नो द हाईएस्ट इज़ फ्लोरीन। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो आपका आता है 3.0 के आसपास। ठीक है, तो ये पॉलिंग स्केल पर, लेकिन इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बिल्कुल ऐसा यूनिट होती है, ये होती है आपकी किलो जूल पर मोल। आपको याद होगा क्लोरीन की ऐसा ही जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो 4 कितना होता है 349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट बिल्कुल होती है। एक आंसर ये हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी ऐसा यूनिट होती है, जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है प्लस का 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। मेटलिक कैरेक्टर की भी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। तो ये दोनों हो गए क्रॉस और ये दोनों आंसर ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो एमसीक्यू सेकंड टाइप होते हैं, और एमसीक्यू सेकंड में आपके 2 और मोर देन 2 आंसर्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर सेकंड, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जो है वो किसके साथ वेरी करेगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या आयनिक रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? तो आंसर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। चलो देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव। तो जब आप लेफ्ट राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो आपकी आयनिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है अगर इंक्रीज हुआ, और जैसे आप लेफ्ट राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, सभी को पता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आयनिक रेडियस आपकी कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इट इज़ द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव। नहीं, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं कि स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिल्कुल। अगर देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी आयनिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर मान लो एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बीच में ये जो ये शैल होते हैं, ठीक है, और बीच में बड़ी हाइट वाले बच्चे अगर बैठ जाएं तो पीछे वाले छोटे छोटे हाइट वाले बच्चों को क्लास का जो बोर्ड है वो दिखाई नहीं देगा, उसका कनेक्शन टीचर से टूट जाएगा। यहाँ जो ये टीचर क्लास में पढ़ा रहा है ये न्यूक्लियस है। ये बड़ी हाइट के बच्चे जो बीच में बैठ गए हैं, ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो एस पी डी एफ वगैरह में आते हैं। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है शेल में वो अब न्यूक्लियस से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनका जो कनेक्ट है वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे? आंसर है नहीं। तो ये जो साइज है इसका पूरे एटम का ये एक्सपेंड होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आने पर आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है, ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो करेक्ट आंसर है इसका आपका फर्स्ट और थर्ड। इसका भी कोई स्क्वायर पोर्शन जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23, एन एलिमेंट विद थर्ड पीरियड और 13th ग्रुप। राइट, तो थर्ड पीरियड और 13 ग्रुप, देखो 13 ग्रुप से मुझे याद आ गया 13 ग्रुप है बहादुर अली गया इन तमिल, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो इसमें बोरोन जो है वो सेकंड पीरियड में आता है। क्यों? क्योंकि आपका पहला पीरियड तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम में हो गया ख़त्म, बाकी ये आपका सेकंड पीरियड में आता है। तो इसी तरह ये थर्ड है।
ठीक है। तो थर्ड पीरियड और 13 ग्रुप मिल गया हमें, वो उसका नाम है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बारे में आप क्या जानते हो? क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? हाँ जी। क्या ये लिक्विड होता है? ना जी। क्या ये सॉलिड और मेटेलिक है? हाँ जी। क्या ये नॉन मेटेलिक है? ना जी। ये तो मेटेलिक होता है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो गया। कूल। अब हम चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास अगला सेक्शन, थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो गया, इसे शॉर्ट आंसर टाइप बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे कि जो एग्ज़ाम एमसीक्यू, असर्शन, मैचिंग इस तरह का एग्ज़ाम आए तो हम उसको बहुत जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएँ। यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। ओके देन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा क्या? वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की होती है -328, और ये जो क्लोरीन है इसकी हमारी होती है -349 किलोजूल पर मोल। तो इसकी कम क्यों होती है? जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो लेफ्ट राइट इंक्रीज होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होनी चाहिए। एक ही परिवार के दो सदस्य है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ग्रुप नंबर 17। इसकी माने तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होनी चाहिए, क्लोरीन की तो कम होनी चाहिए टॉप टू बॉटम, लेकिन क्लोरीन की तो ज़्यादा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, और छोटे के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। एक और इलेक्ट्रॉन आने वाला है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पाया जाता है किसमें? फ्लोरीन में। ठीक है ना। इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी से एक्सेप्ट हो ही नहीं पाता, जबकि इसका बड़ा भाई क्लोरीन ये इजीली एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसका लार्ज साइज है कंपैरेटिवली। ठीक है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं कहूँ आपसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। अगर मैं कहूँ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, तो पॉलिंग स्केल पे 4 नेगेटिविटी है फ्लोरीन की। तो ये दोनों भाई अपने अपने डिपार्टमेंट में आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट of all transition element are d block element but all d block element are not transition element। जिन बच्चों को ये लगता है कि d block ही transition element होते हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। अब आप कुछ नई चीज़ें जानोगे यहाँ पर कि d block element और transition में क्या फ़र्क है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी एक डेफिनेशन होती है कि या तो आप इसकी GS या इसकी OS, GS इन द सेंस ग्राउंड स्टेट, OS इन द सेंस ऑक्सीडेशन स्टेट में D के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना नेसेसरी है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। तो चलो देख लेते हैं। एक 3 से लेकर 12 ये सारे ग्रुप होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। लेकिन ग्रुप नंबर 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। रीजन है क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके अंदर कौन आते हैं आपके? जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनको आपका कौन सा एलिमेंट नहीं कहा जाता? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। ये 12th में आप और अच्छी तरह से पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि एक एक करके देखो। जिंक, जिंक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक की ग्राउंड स्टेट क्या होती है? जिंक होता है 30, तो ग्राउंड स्टेट हो जाएगी इसकी आर्गन 3D एंड 4s। तो यहाँ पर 2 हैं और यहाँ 10 हैं। यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन देखकर आप साफ बता सकते हो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं है। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी? Zn2 पॉजिटिव। तो पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो जैसे ही आप पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो स्टिल डी में 10 ही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इसीलिए ये जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हाँ, ये डी ब्लॉक एलिमेंट आप बोल सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया हुआ है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये बात कंफर्म होगी कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्लियर? आगे चलते हैं। अब है हमारा अगला पार्ट जो कि है 26। आइडेंटिफाई ग्रुप वैलेंसी एंड एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 119। 119 जो है ये तो पीरियोडिक टेबल से ही बाहर निकल गया आपका जो 119 है, इसको अगर मैं इलेबोरेट करूं तो ये आपका 1 से लेके 118 तक तो आएगा नहीं। हमें तो क्या पता है? हमें तो सभी के सभी नोबल गैस पता है। 2, 10, 18, 36, 54, 86
एंड 118। हीना नीना और करो एक्सरे रंगीन, और ये है अनअनऑक्टियम। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, और ये अनअनऑक्टियम, राइट। तो 119 बताइए कहाँ आएगा, 119 कहाँ आएगा भाई? ये तो 7th पीरियड में भी नहीं आएगा, तो ये कौन से में चला जाएगा आपका? 8th पीरियड, जो भविष्य में खोजा जाएगा 8th पीरियड में आएगा। तो लिख दो n की वैल्यू होगी आपकी 8। क्लियर? अब जब n की वैल्यू पता लग गई तो आगे तो सीन आसान है। मैंने लास्ट क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। इससे जस्ट पहले वाला नोबल गैस है 118, इसको बोलते हैं अनअनऑक्टियम। और अनअनऑक्टियम के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? अब क्या बताया था मैंने? N-2F, N-1D, NS, NP, बस ये लगा दो। n की वैल्यू 8 है तो 8-2 6F, 7D, 8S, 8P। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? N+L रूल लगाओगे तो हमेशा S को पहले भरेंगे, फिर F को, फिर D को, फिर P को। यानी इसमें एक 118 इलेक्ट्रॉन तो कवर हो गए हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो सबसे पहले हम उसको कहाँ भरेंगे? S में। बाकी सभी 0 0 0। तो आपकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? अनऑक्टियम और 8s1। तो यही वो पूछ रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम बता सकते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकते हैं, 8s1 इंडिकेट दैट ns1 इट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1, इट बिलोंग टू पीरियड नंबर 8, ये 8th पीरियड में है, राइट। और क्या पूछा गया है यहाँ पे कि बताइए प्रेडिक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगी। हम इसकी जनरल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसकी ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो जनरल फॉर्मूला कैसे बना लेंगे ऑक्साइड का? बड़ा सिंपल है यार। ऑक्साइड ऐसे बनाया जाता है, ये ऑक्सीजन होता है 2 नेगेटिव, और ये है हमारा अनइनियम, समझ रहे हो? अनइनियम इसका सिंबल है। अब सिंबल इसका ये है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? साफ साफ पता लग रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो +1, और ये ग्रुप 1 से भी बिलोंग करता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई कर दो एंड द आंसर विल बी अनइनियम का ट्वाइस ओ। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट दिस सभी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है, कुछ ग्राफ भी बताया गया है। तो बताइए मैच द फॉलोइंग एलिमेंट विद द ग्राफ, ग्राफ से मैच कर लेंगे, एंड ऑल्सो सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर। तो आपको क्या करना है, ये आपका सेकंड पीरियड है जो कि शुरू होता है लिथियम से लेकर नियोन तक। आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकंड पीरियड की दी गई है, इन सभी को करेक्ट एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट से इस ग्राफ में डालो और ऑल्सो राइट द सिंबल, और अपना सिंबल बताते रहो। तो बड़ा सिंपल यार, यहाँ पर थर्ड है लिथियम तो ये यहाँ आ गया 520, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ आपका कौन है? 899, तो ये 899 लगभग लगभग यहाँ आ गया। फिर आपका 801 थोड़ा सा नीचे आया है। फिर फिफ्थ पे कौन है आपका? ये तो अब 3 4 5 3 4 5 6, तो ये 6 पे आपका सीधा आया है कौन? 1086। तो 1086 थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे आप लगा देंगे और इसको ऐसे ऐड कर देंगे। सिमिलरली ये आपका 14 तो भाई कुछ ज़्यादा ही ऊपर होगा, यहाँ हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे ऐड कर देंगे तो इंक्रीज हो रहा है। फिर एकदम से 8 पे अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा डेविएशन होगा, थोड़ा सा नीचे गया ये 8 हल्का, फिर से यहाँ ऐसे आ गया, राइट। फिर 9 पे जाओगे तो फिर ये 16 तो और आगे चला गया भाई, 15 16 यहाँ आ गया। तो कुल मिला के 2 डेविएशन आपको नज़र आएंगी, बाकी तो सारी एक जैसी है। और ये दोनों डेविएशन मैंने सिंबलाइज कर दी, एक तो ये डेविएशन, एक ये डेविएशन, जिसको हम आगे चल के अगले क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं। ये 200, ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आप बना सकते हो। ये आपका लिथियम से लेकर नियोन तक का ग्राफ है। 2 ही डेविएशन आती हैं इसमें, एक तो ये, क्योंकि कहा जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी लेफ्ट राइट डिक्रीज होती है, मतलब लेफ्ट राइट सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? ये कहा जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ तो डिक्रीज होगी, और तो और यहाँ भी डिक्रीज होगी।
तो ये क्वेश्चन आगे आएगा जो पूछेगा ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28, अमंग द फॉलोइंग बहादुर अली कार्बन और स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक काम कर लेते हैं, इनको इनके ग्रुप में डाल देंगे, 13 और ये 14 है, ठीक है। तो 13 पे कौन आ गया आपका बहादुर अली, और 14 पे कौन आ गया कॉली स्टूडेंट, ठीक है। अब एक एक करके आंसर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो लेफ्ट राइट इंक्रीज, कार्बन और सिलिकॉन, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, तो सिलिकॉन की डिक्रीज होगी। कौन जीत गया, कार्बन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कार्बन। दूसरा क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये एल्यूमिनियम है, सॉरी। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो लेफ्ट राइट क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, तो एक तो ये डिक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो फिर तो ये जीत गया। एल्यूमिनियम इज करेक्ट आंसर, तो यहाँ आंसर है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। और एल्यूमिनियम सभी को पता है मेटेलिक है। सिलिकॉन जो है आपका मेटालॉइड है, बोरोन क्या है मेटालॉइड है, ठीक है ना। बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोतकर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं मेटालॉइड होते हैं, मेटालॉइड। याद करने का तरीका, बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोतकर आते हैं, एस्टेटाइन, पोलोनियम, टेलरियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, इस तरीके से। अब हम चलते हैं और आगे, जिसमें कहा गया है लिख कर दिखाइए 4 प्रॉपर्टी पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो यार बड़ा सिंपल है, पहली प्रॉपर्टी तो पी ब्लॉक की ये होगी कि इसके अंदर ना मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। मैं तो कहूँ ये भी लिख दो कि इसके अंदर मेटलॉइड भी होते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड भी लिख सकते हो आप, मेटलॉइड भी होते हैं इसके अंदर। अगला नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इसकी पी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, ठीक है। तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर आप लिख सकते हो कि ये मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, शेयरिंग करना पसंद करते हैं ये। नंबर 4 और लास्ट पे आप लिख सकते हो कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल किसी बच्चों को ना नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो वेरिएबल होता है। जैसे आयरन है, ये 2 पॉजिटिव भी दिखाता है और 3 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव को फेरस बोलते हैं, 3 पॉजिटिव को फेरिक बोलते हैं। वैसे ही इस ग्रुप में भी बहुत से ऐसे एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन +1 भी दिखा सकता है, +2 भी दिखा सकता है, +4 भी दिखा सकता है। आप कहोगे सर प्रूव करके दिखाओ। देखो +1 है N2O नाइट्रस एसिड, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ लॉजिक दूंगा कि कैसे निकालते हैं। N2O है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, N2O है तो N को X मान लो, तो ये 2X हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन हो गया -2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है और चार्ज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दो। तो 2X = +2, X की वैल्यू आ गई +1। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका +1 है। ऐसे ही अगर NO2 को देखोगे, ब्राउन गैस नहीं, NO को देखोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। यहाँ पर इसकी नाइट्रोजन की निकाल के देख लो, NO की, इसको X मान लो, तो X -2 = 0 आ गई ना इसकी वैल्यू +2। ऐसे ही आप इसकी निकाल के देखो NO2 की, यहाँ निकाल के देखोगे NO2 की, तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि इसे अगर मैं X मान लूँ तो -2 तो इसकी वैलेंसी होती है, तो -2 × 2, कोई चार्ज नहीं है तो 0, x -4 = 0, x की वैल्यू आ गई +4, तो ये आ जाएगी आपकी +4 ये रही। तो एक ही नाइट्रोजन +1 भी शो कर रहा है, +2 भी शो कर रहा है, +4 भी शो करता है, इसको बोलते हैं वैरायटी। वैरायटी को बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये 4 प्रॉपर्टी होगी पी ब्लॉक एलिमेंट की। नंबर 30, तो नंबर 30 है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन। देखो फ्लोरीन और नियोन, नियोन एक
18th ग्रुप का एलिमेंट है और फ्लोरीन एक 17th ग्रुप का एलिमेंट है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एटॉमिक रेडियस हम बोल तो देते हैं लेफ्ट राइट क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन आपको पता है कि 18th ग्रुप की एटॉमिक रेडियस 17th ग्रुप के कंपैरिजन में क्या होती है, बिगर होती है। अगर मान लो ये आपका नियोन है तो नियोन का साइज अगर ये है तो आपका फ्लोरीन का साइज इससे छोटा होगा। रीजन क्या है? रीजन है कि यहाँ होती है कोवेलेंट रेडियस और यहाँ होती है वैन डर वाल रेडियस। याद रखना, वैन डर वाल रेडियस थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए ये साइज बढ़ जाता है इनका। कोवेलेंट रेडियस थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो देखो यहाँ करेक्ट साइज बताना है, क्योंकि मैंने बता दिया 17 का साइज कम होता है, तो कम ज़्यादा ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इक्वल कभी नहीं होगा, इक्वल कभी नहीं होगा, ये ज़्यादा और ये कम कभी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 31, तो हमारे टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 40 था टारगेट आज का, जिसमें से हमारा 30 तो ख़त्म हो चुके हैं। अब अगला जो हाफ है वो चलता है हमारा 31 to 40। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जिसको सस्टेन रहना है वेरी गुड, जिसको नहीं रहना है ओके, दैट्स योर चॉइस, लेकिन हम एलेबोरेट पूरी अच्छी तरह से करेंगे ताकि हम इसको एंजॉय भी कर पाएँ। इलस्ट्रेट बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आर लार्जली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कह रहा है कि ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन को ना देखकर एक्सप्लेन करो कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना मोस्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ये बात सच है। देखो, मैं अगर पहले ग्रुप से ही स्टार्ट हो जाऊं तो पहला ग्रुप है आपका एल्कलाई, जो होता है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, और आप देखोगे इसमें सभी के सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जैसे सोडियम है। ठीक है, ऐसे ही आप NH2 के पास आओगे तो देखोगे आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी करता है। ऐसे ही आप अगर जाओगे सीधे सीधे P ब्लॉक एलिमेंट, जो कि वो भी एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो वहाँ जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट 13 ग्रुप की क्या होती है, 13 ग्रुप की होती है NH2NP1। यही वजह है कि ये ग्रुप +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। 14 के पास जाओगे तो NH2NP2, यहाँ पर ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिमिलरली 15 NH2NP5 है, तो ये आपका NP3 है, सॉरी, तो +2 और +3, यहाँ पर पूरा का पूरा +2 +3, जैसे कि नाइट्रोजन में हमने बताया था, तो +5 और तो और -3 भी, यानी कितनी वेरिएबल स्टेट। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही है कि 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 2 भी कर सकता है, दोनों मिला दे तो 5 भी कर सकता है, 3 गेन भी कर सकता है। ठीक है ना, तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर चलते 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 18 पे आ जाओगे तो NH2NP6, जो कि फुली फिल्ड है, मोर स्टेबल है, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसे ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना होता है ना देना होता है। ऐसे ही अगर आप डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करोगे तो वहाँ पर मोस्टली आपको +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी मोस्टली। ठीक है ना, क्यों? इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ ऐसी चीज़ बताती है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्क्राइब करती है, ये बात सच है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ है नाइट्रोजन हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेयर इज ऑक्सीजन हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं 2 सेक्शन बनाऊंगा। एक सेक्शन में हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जिक्र करने के लिए, और दूसरी लाइन में वो कह रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक सेक्शन और बनाएंगे जहां हम जिक्र करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। तो देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। इसकी क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, क्यों? क्योंकि ये P3 हाफ फील्ड है और मोर स्टेबल है। क्लियर? जो कि ये नहीं है। एक तो ये हो गया इसका लॉजिकल आंसर, लेकिन ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1s2 2s2 2p क्या 3।
तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है? आंसर, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें गेन करवाओगे तो ये गेन बहुत मुश्किल से करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये एक क्या हो चुका है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल हो चुका है और ये रिपल्सन करेगा उस इलेक्ट्रॉन से। तो ओवरकम करने के लिए कितनी अजीब बात है, इसमें बाहर से एनर्जी दी जाती है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। मैं इसको स्लाइट पॉजिटिव बोलूँगा, बहुत कम पॉजिटिव होती है, स्लाइटली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज तक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की पॉजिटिव होती है, लेकिन ये बात सच है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो पहली वाली होती है वो स्लाइटली पॉजिटिव होती है। अच्छा, ऑक्सीजन की क्या होती है? हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, आपने पढ़ा भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और -141 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज करता है, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब। ऐसा क्यों है, क्यों कर लेता है इलेक्ट्रॉन गेन? भाई लेफ्ट राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ तो बढ़ेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी साफ कह रही है कि ना तो ये फुली फिल्ड है, ना ही ये हाफ फिल्ड है, ठीक है ना? नाइदर फुली फिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव होती है, इसकी पॉजिटिव होती है, यही क्वेश्चन में कहा है। नाइट्रोजन की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जबकि ऑक्सीजन की नेगेटिव होती है, ऐसा क्यों? तो रीजन है स्टेबिलिटी। पी में हाफ फील्ड मोर स्टेबल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इजीली नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी का पहला ग्रुप ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है, बताइए ऐसा क्यों है? बिल्कुल सच बात है, एस और पी का कोई भी मेंबर आप ले लो, आपको एनोमलस बिहेवियर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। जैसे लिथियम की बात अगर मैं करूँ, ये फर्स्ट ग्रुप का है, और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम की बात करूँ तो ये अपने पूरे परिवार से हटके कैरेक्टर शो करते हैं और ऐसा ही पूरे पी ब्लॉक में भी चलता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लिथियम अपने परिवार के कैरेक्टर शो नहीं करता, लेकिन जो पड़ोसी है मैग्नीशियम उसके कैरेक्टर शो करता है इक्वल, जिसे डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि ये लिथियम, पहली बात तो एनोमलस बिहेवियर होता क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये लिथियम और बेरिलियम शो करते हैं? तो आंसर है, नंबर एक तो इनका स्मॉलेस्ट साइज होता है अपने परिवार में, सबसे छोटा साइज होता है, और सबसे छोटा और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और तीसरा जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता ही नहीं इसमें, ठीक है? बाकियों में होता है, मैग्नीशियम के अंदर डी ऑर्बिटल है, ये हम पहली वीडियोज़ में क्लियर कर चुके हैं, पहले पार्ट में इसके। तो इसमें एब्सेंस होता है डी ऑर्बिटल, तो ये कुछ एनोमलस बिहेवियर है, यानी हटके कैरेक्टर शो करना अपने परिवार से, उसे एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। और एक और मैं हमेशा बोलता हूँ, चार्ज और रेडियस रेशियो, चार्ज टू रेडियस रेशियो जो होती है ये भी इनकी अलग होती है अपने परिवार से। अच्छा, अब हम बात कर लें कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है लिथियम। लिथियम जो है अपने पूरे परिवार में, इसकी अगर मैं बात करूं और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ अगर मैं लिखूं, तो ये अपने पूरे परिवार में एक ऐसा कंपाउंड है जो पहले ग्रुप का होते हुए भी क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है कि LiCl, अगर आप कोई बच्चा ये सोचता है कि LiCl एक आयनिक है, नहीं जी, ये कोवलेंट है। अगले चैप्टर में जाके पता लगेगा फजान रूल से ये कैसे कोवलेंट होता है, ठीक है? जबकि NaCl तो पूरी तरह से आयनिक है, ठीक है? तो ये कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, बाकी नहीं करते। इसी तरीके से अगर हम अगले इसके हिस्से पे चलें 34 पे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट आर एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक, बताओ कैसे? बिल्कुल सच बात है, पी ब्लॉक के अंदर आपको एसिडिक कैरेक्टर भी मिल जाएंगे, बेसिक कैरेक्टर भी मिल जाएंगे और एम्फोटेरिक कैरेक्टर भी मिल जाएंगे। वो कह रहा है एक एक एग्जाम्पल देके बताइए, तो देखो एसिडिक कैरेक्टर के लिए एग्जाम्पल मैं दूंगा सल्फर डाइऑक्साइड, बेसिक कैरेक्टर के लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको बिस्मिथ Bi2O3, और एम्फोटेरिक के तो सभी जानते ही हैं Al2O3। ये सभी के सभी आपके बिलोंग करते हैं किससे, पी ब्लॉक से, और एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक दोनों होते हैं, ठीक है ना? और इनकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करोगे तो देखो SO2 अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका ये एसिडिक कंपाउंड बनाएगा। ऐसे ही एसिडिक का एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे P2O5 है, ये भी एसिडिक है।
इसको पानी में डाल दोगे तो आपका ये बनाएगा H3PO4, जिसे फॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम को पानी में डालोगे तो आपका ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता दिखाएगा, AlOH थ्राइस बनाता दिखाएगा। ऐसे ही आप इसको बिस्मिथ को पानी में डालोगे तो ये आपका BiOH थ्राइस बनाएगा, एल्यूमिनियम AlOH थ्राइस बनाएगा, इस तरीके से। तो ये बेस होता है। एल्यूमिनियम दोनों बना सकता है, एसिड भी और बेस दोनों भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ क्वेश्चन नंबर 35 की, हाउ डू यू एक्सप्लेन द फैक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम लोअर देन मैग्नीशियम और सेकंड में हायर देन मैग्नीशियम। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी आया था ये। तो सोडियम और मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की जाए तो ये देखो 281 होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, 282 होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एक तो इसका साइज बड़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसलिए भी जल्दी निकालेगा क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हो आप। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसकी कम है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और दूसरा केस डिस्कस करने लगे हम, दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो अब ये क्या बन चुका है, Na पॉजिटिव, ये क्या बन चुका है, Mg पॉजिटिव, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। अब यहाँ 2-8 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ 2-8-1 कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से निकाल देगा? नहीं, बिकॉज इट एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए अब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूसरी ज़्यादा लगेगी। तो पहले का क्या आंसर था कि इसका लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, और दूसरे का आंसर क्या है, इसका हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे अब 5 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई देखो, जिसमें एनर्जी या हीट रिलीज होती है उसे एक्सो बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर -349 की एनर्जी रिलीज कर देता है, एंडोथर्मिक। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए +496 किलोजूल पर मोल की एनर्जी लेता है, तब वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो एंडो में एनर्जी रिलीज बोल रहा हूँ मैं, 496 एनर्जी रिक्वायर करता है, ठीक है। तो इसमें रिक्वायर होती है, इसमें रिलीज होती है। 37, ये वही टेबल आ गई जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखो ये डेविएशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, और ये डेविएशन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। कितनी अजीब बात है, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। 2 रीजन है। एक, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 है, तो 2 रीजन बोलूँगा मैं। एक, ये फुली फिल्ड है। दूसरा, 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। बोरोन को देखो, 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, तो ये 2p न्यूक्लियस से दूर होते हैं। 2 रीजन हो गए, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ तो साफ साफ पता लग रहा है, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। क्यों है? हाफ फील्ड मोर स्टेबल। इसकी बात करें तो ये ऐसा नहीं है, ये हाफ फील्ड मोर स्टेबल है, इसमें एक ही लॉजिक है, ख़त्म। इंक्रीजिंग टेबल तो ये वाली थी 3.2, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसको करते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, इनकी बात हो रही है। और इनमें ये बोल रहा है बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अरेंज करो। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजिंग की अगर बात बोले ये, तो देखो नाइट्रोजन की तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ना। एक तो दोनों का साइज छोटा है, इन दोनों का साइज बड़ा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज नाइट्रोजन हाफ फील्ड मोर स्टेबल, फिर ऑक्सीजन आना चाहिए। अब इन दोनों में आप चूज कर लो कैसे भी। आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। सल्फर यहाँ आ गया, फॉस्फोरस यहाँ, खत्म।
छोटा सा लॉजिक और खेल खत्म, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं सभी की बात करूं तो देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1400 किलोजूल पर मोल चाहिए होता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1300 के करीब किलोजूल पर मोल चाहिए होता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1009 किलोजूल चाहिए होता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 999। तो आप देखोगे कि हमने बिल्कुल ठीक अरेंज किया है। अगला जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर है, सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये भी बड़ा सिंपल वे में हो सकता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो जो लेफ्ट में हो गए आपके, वो तो आपके डिक्रीज हो गए ना। तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो जाहिर सी बात है सबसे टॉप लेवल पे आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन। और दूसरा ये भी लॉजिक लगा लेते हैं कई बच्चे कि नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करते हैं। तो यहाँ जल्दी गेन कौन करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, एक तो ऑक्सीजन है, ठीक है, और उसके बाद छोटा साइज है तो कंपेरेटिवली नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 नेगेटिव बनाना चाहेगा। और उसके बाद जो आएंगे वो बच्चे खुचे आ जाएंगे सल्फर और फॉस्फोरस। आप लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये सल्फर और फॉस्फोरस ही बच गए, ठीक है। तो ये आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है हमारा 39, सेकंड लास्ट में आ गए हैं हम, ख़त्म ही हो गया पूरा का पूरा। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल लॉजिक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। दूसरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आओगे, एडिशन ऑफ न्यू शेल, साइज बढ़ जाएगा। और अगर साइज बढ़ गया, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव आपका बहुत कम हो गया, इसीलिए बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, ठीक है। दोनों में जेड इफेक्टिव है। फाइनली नंबर 40, टारगेट अचीव्ड और गेम ओवर। हाउ डज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वेरी ऑन मूविंग लेफ्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल। देखो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट जो होता है वो डिक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक लेफ्ट राइट जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। सभी के सभी मेटल्स लेफ्ट में होते हैं, हाईली मेटल होते हैं, ग्रुप 1 एल्कलाई वाले, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। अगली क्लास में हम बचे हुए इसके टोटल 55 क्वेश्चन है, तो बचे हुए 15 क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।